हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। आपका तीसरा अध्याय है नियोजित विकास की राजनीतिक। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको इस क्लास पर राजू मैम को लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों, तो वह आपको सारी क्लासें करवाने की कोशिश करेगी और धीरे धीरे आपको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगी। मैं दोस्तों 10 दिन के लिए रेस्ट करूंगा, तो आप सेशन को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का सेशन राजू मैम से पढ़िए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में हमें ये बताया गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। भारत में नियोजन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारत में नियोजन प्रक्रिया सोवियत संघ से ली गई है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। पहली पंचवर्षीय यानी 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। हरित क्रांति के दौरान सबसे उत्पादन गेहूं की फसल को सर्वाधिक माना गया है इसे। और हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू हुई थी। और किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक जेसी कुमारप्पा थे। और बॉम्बे प्लान योजना भारत के उद्योगपतियों द्वारा कब तैयार की गई है। बॉम्बे प्लान योजना भारत के उद्योगपतियों द्वारा 1944 में तैयार की गई है। भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है। भारत का मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। योजना आयोग की जगह नई संस्था कौन सी बनाई गई है। योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग बनाई गई है, जो जनवरी 2015 में बनाई गई है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का, जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या था। जेसी कुमारप्पा का असली नाम जेसी कार्नेलियस था। जेसी कार्नेलियस इसका असली नाम है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद फैला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास पर ज्यादा बल दिए गए और इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास और कृषि विकास से किस क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जाए, इस बात पर विवाद चला। इस विवाद के संबंध में विभिन्न तर्क दिए गए थे। कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का यह तर्क था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा तथा किसानों की दशा में सुधार होगा। इसमें कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क था कि देश जो आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की दशा सुधरेगी। जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन करने वालों का ये तर्क था कि औद्योगिक विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ेगी। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की दशा में सुधार होगा। और औद्योगिक विकास का समर्थन करने वालों का तर्क यह था कि औद्योगिक विकास में जो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ेगी।
अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंचेगी, जबकि कई अन्य लोगों की सोच थी कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। कृषि विकास हेतु अनेक कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दशा में प्रयास नहीं हुआ है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर बनाए गए? अभी हमने पढ़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम की कृषि पर विकास का क्या तर्क था। इसमें यही तर्क बताया गया कि कृषि क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिक विकास पर ज्यादा महत्व दिया गया है। और अब हम पढ़ेंगे पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना किस प्रकार भिन्न थी। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य अंतर यह था कि जहां प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, वही दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। प्रथम योजना में कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया और दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना तेज संरचनात्मक और परिवर्तन पर बल देती थी। पहली और दूसरी पंचवर्षीय में यही अंतर था कि पहली योजना में कृषि क्षेत्र पर बल था और दूसरी योजना में औद्योगिक विकास के क्षेत्र पर बल दिया गया। और इस योजना का मूल मंत्र था धीरज और दूसरी का था तेज संरचनात्मक परिवर्तन पर बल देना। भारत में नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों है? भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में नियोजन की आवश्यकता मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है। भारत में नियोजन के द्वारा आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। नियोजन के दौरान आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाता है और समाज की उन्नति प्राप्त की जा सके। और नियोजन द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना भी की जा सकती है। नियोजन एक ऐसी चीज है जिससे हर समाज का विकास बढ़ेगा। समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। समाजवादी लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों के उचित प्रयोग और वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग एवं राष्ट्र पूंजी का यही माना कि सदुपयोग की दृष्टि से भी नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। नियोजन में जो भी आवश्यकता है उसमें सामाजिक जीवन के अंगों को समन्वय स्थापित करना चाहिए और उसमें समाज की उन्नति बढ़ाई जाएगी। नियोजन द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास न्याय की स्थापना की जा सकती है और समाजवादी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाता है। और संसाधनों के उचित प्रयोग और वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से राष्ट्र पूंजीवादी का यही मानना है कि सदुपयोग की दृष्टि से नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। और अब है नियोजन से क्या अभिप्राय है। नियोजन किसी कार्य को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। किसी भी कार्य को क्रम वाइज करना और सुव्यवस्थित एकदम व्यवस्थित करके करना, वही नियोजन प्रक्रिया कहलाती है। किसी कार्य को करने से पहले सोचना अथवा तथ्यों को ध्यान में रखकर रूपरेखा बनानी होती है। पहले किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना और उसका तथ्यों पर ध्यान रखा जाए, जिसे नियोजन विकास की स्थापना होती है। अब आता है नियोजन के प्रमुख 3 तत्व कौन कौन से हैं। नियोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से? उपलब्ध साधनों का सही आंकलन और साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु योजना और उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग। उपलब्ध साधनों का ही सही आंकलन और साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु योजना और उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब आता है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का क्या अर्थ है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में क्या क्या अर्थ बताए गए हैं। भारी उद्योगों, कोयलों तथा तेल की खोज, परमाणु ऊर्जा के विकास और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के पास होना और इसके लिए वित्तीय व मानव शक्ति का प्रबंधन केंद्र सरकार बनना। सार्वजनिक क्षेत्र से विस्तार का यह अर्थ है कि
भारी उद्योगों, कोयलों, तेल की खोज तथा परमाणु ऊर्जा के विकास और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण में और विस्तार का केंद्र उत्तरदायित्व के पास होना चाहिए और इसके लिए मानव शक्ति का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की, पहले हमने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का क्या अर्थ पढ़ा था, जिसे उद्योगों में भारी उद्योगों, कोयलों और तेल की खोज, परमाणु ऊर्जा के विकास आदि महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को समस्त आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियां शामिल की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक और व्यावहारिक गतिविधियां शामिल की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता को स्थापना का प्रयास करता है। सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक असमानता को कम करके और आर्थिक असमानता को स्थापना करने का प्रयास करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण होता है। इसमें एकाधिकार की प्रकृति पाई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण होता है। इससे कि सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं बताई गई हैं। अब है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दो समस्याएं क्या है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दो समस्याएं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, जिस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा कम है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र से में लाल फीताशाही और नौकरशाही बोलबाला है, जिस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा कम है। इसमें बोलबाला और नौकरशाही और लाल फीताशाही बोलबाला से ही सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या है प्रबंधन व्यवस्था का कुशल न होना। इसमें यह प्रमुख समस्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रथम व्यवस्था का कुशल न होना। वो योजना आयोग पर टिप्पणी लिखी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और इसके स्थान पर एक संवैधानिक संस्था की स्थापना की गई है, जिसका नाम है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई है और यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए योजना बनाना था। भारत के लिए योजना बनाना। वर्तमान में योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई है। अब आता है ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड 1970 में सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रवादी तंत्र से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1970 के दशक में सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। यह कार्यक्रम एक डेयरी कार्यक्रम तक सीमित नहीं था और इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और लोगों की गरीबी दूर करके उनकी आमदनी बढ़ाना था। इसी ऑपरेशन फ्लड से डेयरी कार्यक्रम तक तो सीमित नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी दूर करने और उनकी आमदनी बढ़ाना था। अब है श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखी। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति गुजरात में आणंद नाम का एक शहर है, उसमें श्वेत क्रांति की बात कही गई है। सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में हुआ था। अमूल नाम का भी एक शहर है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल अपने आप से एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इसी मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है।
श्वेत क्रांति इसे ही कहा गया है, जो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है, जिसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। अब आता है हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति जो खेतों की ओर, हरित क्रांति का अर्थ कृषिगत उत्पादन की तकनीक को सुधारने और तीव्र वृद्धि करने से है। इसके तत्व ये थे कि कृषि भूमि का विस्तार, इसमें कृषि भूमि का विस्तार किया गया है हरित क्रांति में। और हरित क्रांति बहुफसली पद्धति है, जिसमें कई कई फसलों का विस्तार किया गया है। अच्छे बीजों का प्रयोग करना और सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में, सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर उत्पादन बढ़ाना होता है। हरित क्रांति में सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर उत्पादन दिया गया है। अब हरित क्रांति के दो फायदे कि हरित क्रांति से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। हरित क्रांति से हमें यह फायदे मिलते हैं कि हरित क्रांति के कई फायदे बताए गए, इसमें दो प्रमुख है। हरित क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ है। हरित क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ है और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। हरित क्रांति से खेती की पैदावार बढ़ी है और देश में खाद्यान्न की उपलब्धताएं भी बढ़ती है। हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के भूस्वाम्य किसानों का उभार हुआ है। हरित क्रांति से कई लोगों की गरीबी दूर हो गई है। इसके बारे में कई फायदे बताए गए और इसमें मैं दो फायदे प्रमुखता बता रही हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य बताइए। इसमें राष्ट्रीय विकास के परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या है। निम्नलिखित कार्य है, जैसे पहला है राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना। राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना इस परिषद के मुख्य कार्य है। और फिर है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों संबंधी विषय पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय विकास को परिषद को राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली जो आर्थिक व सामाजिक नीतियां हैं उस विषय पर भी विचार करना चाहिए। और राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सुझाव देना। इस योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सुधार देना। और राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए, राष्ट्रीय योजना का जब निर्माण के लिए इसके साधनों के निर्धारण के लिए पारदर्शक सूत्र निर्धारित करना। अब योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। योजना आयोग द्वारा जो राष्ट्रीय योजना पर विचार करना है और राष्ट्रीय योजना में प्रगति पर समय समय पर विचार करना है और उसमें आर्थिक सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर भी चर्चा करनी है और इस योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सुझाव देना है। और राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए इसके साधनों के निर्धारण के लिए और पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना होता है और इसी योजना के द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना होता है। इस राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य यही है और भी कई है, वो आप बुक से पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। आर्थिक वृद्धि है, आधुनिकीकरण है और आत्मनिर्भरता व समानता है। पहले पढ़ते हैं आर्थिक वृद्धि के अभिप्राय है निरंतरता घरेलू उत्पादन प्रति सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि। निरंतर घरेलू उत्पाद तथा प्रति सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए लोगों के गरीबी में सुधार लाने के लिए। आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग, उत्पादन में जो भी नई तकनीक है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है? आधुनिकीकरण यानी सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहते हैं।
और यह आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता व समानता। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आयात को कम करके उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आयात को कम करके और उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और अमीर व गरीब के बीच की दूरी को कम करके समानता स्थापित करना था। इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह है कि आत्मनिर्भर। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आयात को कम करके और उत्पादन में भारत की निर्भरता बनाना, आत्मनिर्भरता बनाना और अमीर व गरीब के बीच की दूरी को कम करके उसमें समानता स्थापित करना था। समानता स्थापित करना अमीर व गरीब लोगों के बीच, जिससे पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक वृद्धि हो, आधुनिकीकरण हो और आत्मनिर्भरता व समानता हो लोगों के बीच। अब आता है स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भूमि सुधार में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। भूमि सुधार में कई प्रयास किए गए। जमींदार प्रथा की समाप्ति, जमींदार प्राप्ति की समाप्ति की गई है। भूमि सुधार संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, भूमि सुधार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यह किया गया कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, जिससे भूमि उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिसे भूमि उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कोई कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब है चकबंदी। चकबंदी जमीन के छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए। स्वतंत्रता की पश्चाती के बाद भूमि सुधार में सरकार ने यह प्रयास किया कि चकबंदी यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए ताकि खेती का सुविधाजनक काम हो। खेती का सुविधाजनक काम हो। एक जगह पर जमीन इकट्ठी होगी तो सारा खेत सही जोता जाएगा। अब आता है भूमि सुधार हेतु इस बात के कानून बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। भूमि सुधार के लिए इस बात के और भी कानून बनाए गए कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी अपने पास जमीन रख सकता है, जिससे कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार में सरकार ने कई प्रयास किए गए। अब है बटाईदार काश्तकार को सुरक्षा। बटाईदार काश्तकार को सुरक्षा, जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत बो रहे हैं और उन्हें भी ज्यादा सुरक्षा कानूनी रूप से दी गई है। बटाईदार, जो काश्तकार किसी और जमीन का बटाई जोत रहे हैं, उन्हें भी ज्यादा सुरक्षा कानूनी रूप दिया गया है। उन्हें सुरक्षा कानूनी का रूप भी दिया गया है। अब आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के विकास के लिए पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल दोनों की कुछ बातों को लिया गया है। इसमें दो मॉडल अपनाए गए हैं, समाजवादी और पूंजीवादी, जिसे उन्हें मिले जुले रूप से लागू किया गया है। उन दोनों गुटों को यानी मॉडलों को मिले जुले रूप दिए गए हैं। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किसका नाम दिया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये तो हमने पढ़ा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल दोनों के मिले जुले रूप से लागू किया गया है मिश्रित, जिससे इसी कारण भारतीय इतिहास अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसमें खेती और किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग नीति क्षेत्र के हाथों में आ रहा है। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग नीति क्षेत्र के हाथों में रहा है और राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे और उनसे आधारभूत ढांचा प्रदान किया। इसमें राज्यों ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे और उनसे आधारभूत ढांचा भी प्राप्त किया। अब राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए। राज्य की सरकारों ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में बड़े हस्तक्षेप भी किए। अब है दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है?
दक्षिणपंथी और वामपंथी दो विचारधाराएं बताई गई है, जिसमें दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस विचारधारा में उन दलों या उन लोगों को शामिल किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रगति हो सकती है। इसमें इस बात पर बताया गया है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रगति हो, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें सरकार को अर्थव्यवस्था के गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। स्वतंत्र पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है किसको? स्वतंत्र पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अब आता है वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा यानी प्राय वामपंथी विचारधारा में उन लोगों व राजनीतिक दलों को, इसमें तो दक्षिणपंथी विचारधारा में तो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रगति होती है। इसी तरह वामपंथी दलों में जो साम्यवादी या समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, पर जहाँ समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल स्वयं को इसी विचारधारा के पक्षधर वाला मानते हैं। इसमें साम्यवादी, समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल स्वयं को इसी विचारधारा के पक्षधर मानते हैं। उस पर चलने के लिए कार्यक्रम व नीतियां बनाते हैं। ये दल प्राय गरीब व पिछड़े वर्ग की तरफदारी करते हैं। ये दल गरीबी और पिछड़े दल की तरफदारी करते हैं और ये इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारें नीतियों का समर्थन करते हैं। ये इन वर्गों को लाभ पहुंचाने में अपनी नीतियों का समर्थन करते हैं। और दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा, ये दोनों पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम बहुत पास में है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे दोस्तों को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, राजू मैम ने आपको अच्छी तरह पढ़ाया होगा। जैसा भी पढ़ाया आप ज़रूर पढ़िए और जल्दी मैं आपके बीच में अच्छे प्रश्नों के साथ वापस लौटने वाला हूँ। मेरे ऑपरेशन हुआ है तो 10 दिन के लिए दोस्तों रेस्ट करना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो टाँके वापस खुल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं जल्दी आपके बीच में लौटने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।